तो फाइनली दोस्तों डैमसेल नाम की ये जो मूवी है हमें कंफर्म देखने को मिलने वाली है। आज इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ और रिलीजिंग डेट बहुत नज़दीक है, 8 मार्च 2024 को। जी हाँ दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज़ कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी इस एक तरह से मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देके इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इस साल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। डैमसेल एक आगामी अमेरिकी डार्क फैंटेसी फिल्म है जो हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो द्वारा निर्देशित और डैन माजो द्वारा लिखित है। फिल्म में मिल्ली बॉबी ब्राउन, रे विंस्टोन, निक रॉबिन्सन, शोहरे अगदाशलू, एंजेला बेसेट और रॉबिन राइट जैसे कलाकार हैं। यह एवेलिन स्काई के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। डैमसेल 8 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज होने वाली है। परिसर: एक कर्तव्यपरायण, आश्रित युवा रईस एक सुंदर राजकुमार से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका परिवार एक प्राचीन ऋण चुकाने के लिए उसकी बलि देने का इरादा रखता है। एक डरावने अजगर की गुफा में फंसी उसे जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और इच्छाशक्ति पर भरोसा करना होगा। कास्ट करें: एलोडी, एक राजकुमारी के रूप में मिल्ली बॉबी ब्राउन। लेडी बेफोर्ड, एलोडी की सौतेली मां के रूप में एंजेला बेसेट। रानी इसाबेल के रूप में रॉबिन राइट। राजा के रूप में रे विंस्टन। हेनरी, एक राजकुमार और रानी इसाबेल और राजा के बेटे के रूप में निक रॉबिन्सन। एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया के रूप में ब्रुक कार्टर। शोहरे अगदाशलू। उत्पादन: डैमसेल की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी, जिसमें हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो को निर्देशक, जो रोथ और जेफ किर्शनबाम को निर्माता के रूप में सेट किया गया था, और स्क्रिप्ट डैन माजो द्वारा लिखी गई थी। 2 नवंबर 2020 में मिल्ली बॉबी ब्राउन को फिल्म के कार्यकारी निर्माता होने के साथ साथ राजकुमारी एलोडी के रूप में चुना गया था। फिल्म के लिए अनुमानित बजट $60-70 मिलियन निर्धारित किया गया था। 3-4 फिल्म की शूटिंग फरवरी 2022 में शुरू हुई। 5 और पुर्तगाल के सांतारैम जिले की एक नगर पालिका तोमर में 1 जुलाई 2022 तक चली। अप्रैल 2022 में एंजेला बेसेट, निक रॉबिन्सन, रॉबिन राइट, रे विंस्टन, ब्रुक कार्टर और शोहरे अगदाशलू कलाकारों में शामिल हुईं। 6-7 रिलीज: डैमसेल को नेटफ्लिक्स द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाना था। 8 हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के फिल्म के प्रचार पर प्रभाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। 8 मार्च की नई रिलीज तारीख के साथ। हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो, जन्म 5 दिसंबर 1967, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। उन्होंने डैनी बॉयल की 28 डेज लेटर की अगली कड़ी इंटेक्टो और 28 वीक लेटर का निर्देशन किया। उनकी फिल्म एस्पोसाडोस को 1996 में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जीवनी: प्रारंभिक जीवन: फ्रेस्नाडिलो का जन्म सांता क्रूज डे टेनरिफ, कैनरी द्वीप में हुआ था। 1977 में 9 साल की उम्र में उन्होंने टेनरिफ हवाई अड्डे की दुर्घटना का परिणाम देखा, जिसने कुछ हद तक उनकी 2001 की फिल्म इंटेक्टो को प्रेरित किया। 1985 में फ्रेस्नाडिलो मैरिड चले गए। फिल्मी करियर: उन्होंने फोटोग्राफी और सिनेमा अध्ययन से शुरुआत की और फिर लघु फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। 1987 में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की जिसने कई लघु फिल्में और विज्ञापन बनाए। 2 फ्रेस्नाडिलो गुस्तावो फोएटेस की लघु फिल्म एल जूसियो फाइनल 1991 यूएस शीर्षक द फाइनल जजमेंट के लिए प्रोडक्शन असिस्टेंट बन गए। 1996 में उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म एस्पोसाडोस यूएस शीर्षक लिंक्ड के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसके लिए वो कार्यकारी निर्माता भी थे। ये ब्लैक कॉमेडी एक ऐसे जोड़े की कहानी बताती है जो पैसे को लेकर लगातार झगड़ रहे हैं। हालांकि जब वे खुद को क्रिसमस लॉटरी जीतते हुए पाते हैं तो उनके पास आगे क्या करना है इसके बारे में ऐसे अलग अलग विचार होते हैं कि पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। एस्पोसाडोस ने 40 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 2 इसे उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया, जिससे फ्रेस्नाडिलो स्पेन में रातों रात स्टार बन गया। 2000 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोया पुरस्कार मिला।
2002 में उन्होंने अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थ्रिलर इंटेक्टो का निर्देशन किया। फिल्म को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, विशेष रूप से 2002 गोया पुरस्कार, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक की श्रेणी में फ्रेस्नाडिलो के लिए और 6 अन्य गोया नामांकन। इसके बाद फ्रेस्नाडिलो ने 3 मिनट की श्वेत श्याम फिल्म साइकोटैक्सी 2002 पूरी की, जिसमें एलेजांद्रो जोडोरोव्स्की ने अभिनय किया। 2006 में उन्होंने डैनी बॉयल की 2002 की फिल्म 28 डेज लेटर की अगली कड़ी 28 वीक लेटर का निर्देशन किया। 7 अप्रैल 2011 को ये घोषणा की गई कि वो द क्रो के रीमेक के लिए पटकथा का निर्देशन और सह लेखन करेंगे। 3 अक्टूबर 2011 में खबर आई कि फ्रेस्नाडिलो अब क्रो रीमेक से जुड़ा नहीं है। 25 अगस्त 2014 को वैरायटी ने बताया कि फ्रेस्नाडिलो बोस्टन में बम हमले के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के बारे में द लास्ट विटनेस नामक एक थ्रिलर को विकसित करने और संभवतः निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहा था। 5 नवंबर 2020 में उन्हें मिल्ली बॉबी ब्राउन फिल्म डेमसेल का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था। 6 फिल्मोग्राफी, लघु फिल्म, वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, टिप्पणियां। 1992 एल जूसियो, फाइनल नहीं प्रोडक्शन सहायक। 1996 एस्पोजाडोज हाँ हाँ, कार्यकारिणी यूएस, शीर्षक लिंक किया गया। 2002 साइकोटैक्सी हाँ नहीं फीचर फिल्म, वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक। 2001 अखंड हाँ हाँ। 2007 28 सप्ताह बाद हाँ हाँ। 2011 घुसपैठिए हाँ नहीं। 2024 युवती हाँ नहीं। डैन मेजो एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। यूसीएलए में एमएफए पटकथा लेखन कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान उन्होंने एक पारिवारिक फैंटेसी द लैंड ऑफ लॉस्ट थिंग्स लिखी और स्क्रिप्ट को निकेलोडियन पैरामाउंट पिक्चर्स में स्थापित किया गया, जिसके निर्माता अर्नोल्ड कोपेल्सन थे। एक जॉनी क्वेस्ट को अनुकूलित करने के लिए डैन लिन और वॉर्नर ब्रदर्स द्वारा माजो को काम पर रखा गया था। उन्हें 2008 में वैरायटी के देखने योग्य 10 पटकथा लेखकों में से एक नामित किया गया था और स्क्रिप्ट उसी वर्ष ब्लैकलिस्ट में थी। प्रारंभिक जीवन और करियर। उनका जन्म और पालन पोषण सांता रोजा, कैलिफोर्निया में हुआ और उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स, यूसीएलए में एमएफए पटकथा लेखन कार्यक्रम में दाखिला लिया। वो यूसीएलए स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन में पटकथा लेखन में व्यावसायिक कार्यक्रम में स्नातक हैं। 3 करियर। मेजो ने जॉनी क्वेस्ट रूपांतरण के लिए एक पटकथा लिखी। उन्हें लोकप्रिय मंगा पर आधारित ब्लीच के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी 2009 तक डेविड एस गोअर, शॉन लेवी, डेविड डोबुकिन और क्रेग राइट के पिछले संस्करणों के असफल होने के बाद द फ्लैश के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए वॉर्नर ब्रदर्स द्वारा माजो को काम पर रखा गया था। 6 अप्रैल 2018 में माजो को फ्लैश पॉइंट नामक फिल्म के ड्राफ्ट में योगदान देने का पता चला था। 7 2013 में माजो को वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए जापानी लेखक चोहेई कंबायाशी के विदेशी आक्रमण उपन्यास युकिकाजे को अनुकूलित करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया था। हालांकि यह परियोजना कभी सफल नहीं हुई। 8-9 मेजू को वर्तमान में संलग्न विन डीजल के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड नामक एक एक्शन फिल्म को फिर से लिखने के लिए भी काम पर रखा गया है। 10 जोसेफ इमानुएल रोथ, जन्म 13 जून 1948, एक अमेरिकी फिल्म कार्यकारी, निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने 1988 में मॉर्गन क्रीक प्रोडक्शंस की सह स्थापना की और 2000 में रिवोल्यूशन स्टूडियो, फिर रोथ फिल्म्स की स्थापना से पहले 20वीं सेंचुरी फॉक्स 1989-1993, कारवा पिक्चर्स 1993-1994 और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो 1994-2000 के अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन। रोथ का जन्म 13 जून 1948 को एक फ्रांसिस और लॉरेंस रोथ के घर हुआ था। 3 उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के भारी कैथोलिक हिस्से में पले बढ़े उनके यहूदी परिवार को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें ऐसी घटनाएं शामिल थीं जैसे लॉन पर एक क्रॉस जलाया जा रहा था और रोथ के कुछ सहपाठियों ने उससे बात करने से पहले खुद को क्रॉस कर लिया था। 1959 में रोथ के पिता ने सार्वजनिक स्कूलों में अनिवार्य प्रार्थना को समाप्त करने KACLU के प्रयास में अपने बेटे को स्वेच्छा से वाद बनने के लिए तैयार किया।
न्यूयॉर्क में दायर किया गया यह मामला कई अपीलों से गुजरता हुआ अंततः 1962 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एंगेल बनाम विटाले के ऐतिहासिक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि इस तरह की प्रार्थना प्रथम संशोधन के तहत असंवैधानिक थी। 5. रोथ ने बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1970 में संचार में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. करियर। अपने करियर के दौरान उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है और अब तक 6 का निर्देशन किया है, जिसमें 1990 की कूप डे विले, 2001 की अमेरिकाज स्वीटहार्ट्स और 2006 की फ्रीडमलैंड शामिल हैं। 1988 में रोथ और जेम्स रॉबिन्सन ने मॉर्गन क्रीक एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की। 6. ये नाम रोथ की पसंदीदा फिल्म द मिरेकल ऑफ मॉर्गन क्रीक से आया है। 7. कंपनी को यंग गन्स और मेजर लीग सहित बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में मिली। 1989 में रोथ 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अध्यक्ष बने, जो उनके अधीन बहुत सफल रहे, जिनमें हिट होम अलोन, डाई हार्ड 2 और व्हाइट मैन कैंट जंप शामिल हैं। उनका अनुबंध जुलाई 1992 में समाप्त हो गया, लेकिन वो फॉक्स इंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए सहमत हो गए। बैरी डिलर ने वर्ष की शुरुआत में पद छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने नवंबर 1992 में घोषणा की कि वो द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए फॉक्स छोड़ रहे हैं। 8-9 1992 में उन्होंने रोजर बिरनबाम के साथ कारवां पिक्चर्स की सह-स्थापना की, जिसका वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के साथ एक प्रोडक्शन डील था। रोथ 24 अगस्त 1994 को डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख बन गए। 10 डिज्नी के सीईओ माइकल आइजनर जेफरी कैटजेनबर्ग की जगह रोथ को डिज्नी स्टूडियो प्रमुख बनाने के लिए इतने तैयार थे कि उन्होंने आई लव ट्रबल के लिए $15 मिलियन की लागत से बढ़ा हुआ कर्ज माफ कर दिया और रोथ को भुगतान कर दिया। सौदे के तहत 21 अप्रकाशित फिल्मों के लिए $40 मिलियन की फीस। 11. रोथ, जो प्रीमियर मैगजीन की 2003 हॉलीवुड पावर लिस्ट में 6वें स्थान पर थे, ने 76वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार का निर्माण किया। रोथ ने अक्टूबर 2007 में घोषणा की कि जब सोनी पिक्चर्स के साथ रिवॉल्यूशन का वितरण सौदा समाप्त हो गया, तो वह अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी रोथ फिल्म्स बनाने के लिए रेवोल्यूशन स्टूडियो से अलग हो जाएंगे। 13 नवंबर 2007 को रोथ को पॉल एलन के साथ सिएटल, वाशिंगटन स्थित मेजर लीग सॉकर फ्रेंचाइजी के बहुमत मालिक के रूप में पेश किया गया था। सिएटल साउंडर्स एफसी, जो लुमेन फील्ड को अपना घर कहता है, ने 2009 में नियमित सीजन खेलना शुरू किया। 12 नवंबर 2015 को रोथ ने बहुमत स्वामित्व एड्रियन हनाउर को सौंप दिया। व्यक्तिगत जीवन। रोथ का विवाह डोना अर्कॉफ से हुआ था, जिनके पिता फिल्म निर्माता सैमुअल ज़ेड अर्कॉफ थे। 12 उनके 3 बच्चे हैं। परिवार डोलोरिस डेल रियो हाउस में रहता था, जिसे आर्किटेक्ट डगलस होनोल्ड ने आयरिश प्रोडक्शन डिजाइनर सेरिक गिबन्स और मैक्सिकन अभिनेत्री डोलोरिस डेल रियो के लिए 1929 में पैसिफिक पैलिसेड्स, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में डिजाइन किया था। 13 2021 में रोथ ने 5,514 वर्ग फुट 512.3 मीटर 2 के लिए $23 मिलियन का भुगतान किया। 1960 के दशक का मिड सेंचुरी घर, जिसे डैन ड्वॉस्की द्वारा डिजाइन किया गया था और बेवली हिल्स में वाल्डो फर्नांडीज द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। शोहरे अगदाशलू, फारसी उच्चारण ओहरे डलू, मी वजीरी तब्र, 11 मई 1952, एक ईरानी और अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और सैटेलाइट पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मंच पर कई अभिनीत भूमिकाओं के बाद उन्होंने चेज ऑफ द विंड 1976 में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उनकी अगली 2 फिल्में द रिपोर्ट 1977 और सुतह डैलन 1977 ने आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की और अगदाशलू को ईरान की अग्रणी महिलाओं में से एक के रूप में स्थापित किया, हालांकि फिल्मों को ईरान में ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1979 में ईरानी क्रांति के दौरान अगदाशलू इंग्लैंड चले गए और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए। कई वर्षों तक टेलीविजन और फिल्म में छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद हाउस ऑफ सैंड एंड फॉग 2003 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कई फिल्म समीक्षक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उनकी अन्य फिल्मों में द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005, एक्स-मैन, द लास्ट स्टैंड और द नेटिविटी स्टोरी दोनों 2006, द ऑड लाइफ ऑफ टिमोथी ग्रीन 2013 और स्टार ट्रैक बियॉन्ड 2016 शामिल हैं। टेलीविजन में उन्हें 24 के चौथे सीजन में दीना अराज और द एक्सपेंस से
2015-2022 में क्रिश्चियन अवसारला के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। एक HBO मिनिसीरीज हाउस ऑफ सद्दाम 2008 में साजिदा तल्फा की भूमिका के लिए उन्होंने सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 2013 में उन्होंने द एली ऑफ लव एंड येलो जैस्मीन नाम से अपनी आत्मकथा जारी की। 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की प्रशंसित श्रृंखला आर्कन में ग्रेसन को आवाज दी। प्रारंभिक जीवन। अगदाशलू का जन्म तेहरान में शोहरे वजीरी तबरा फारसी एच के रूप में हुआ था, जो एफी नी अलसादा और अनुशिरवन वजीरी तबरा की बेटी थी। उसके 3 भाई हैं, शाहराम, शहरयार और शाहरुख। उनका मंच नाम उनके पहले पति चित्रकार आयदीन अगदाशलू के पारिवारिक नाम से लिया गया है। 1972 में उनकी शादी के बाद जब वह 19 साल की थीं और वह 31 साल के थे, उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध थिएटर कार्यशालाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। वो हमेशा से एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और जल्द ही उसने ईरानी थिएटर और फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। उनके कोई बच्चे नहीं थे और 1979 में उनका तलाक हो गया, जब वो ईरानी क्रांति की शुरुआत में ईरान छोड़कर इंग्लैंड चली गईं। 3. एक बार जब अगदाशलू इंग्लैंड पहुंची तो उसने अपना देश छोड़ने के बाद राजनीति में रुचि के कारण ब्रुनेल विश्वविद्यालय 4 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातक की डिग्री हासिल की। वो पहले से ही इंग्लैंड से परिचित थी क्योंकि उसके माता पिता उसे बचपन में ही लंदन ले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाना जारी रखा, जो उन्हें लॉस एंजल्स ले आया। तब से उन्होंने टॉजी के कई नाटकों में प्रदर्शन किया है और उन्हें सफलतापूर्वक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले गए हैं, मुख्य रूप से ईरानी प्रवासी में। 5 मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कहा है कि वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं। 6. करियर। 2008 में अगदाशलू ने पहली बार 19 साल की उम्र में एक थिएटर अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू किया, जब उन्होंने उपन्यास द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ 1973 के एक नाटकीय रूपांतरण में अभिनय किया। 7. अगदाशलू ने 1989 में गेस्ट्स ऑफ होटल एस्टोरिया में एक अभिनीत भूमिका के साथ अमेरिकी फिल्म में अपनी शुरुआत की। उनका टेलीविजन डेब्यू 25 सितंबर 1990 को NBC टेलीविजन श्रृंखला मैटलॉक के 2 घंटे के एपिसोड में अतिथि भूमिका में हुआ, जिसका शीर्षक था नोवेयर टू टर्न, ए मैटलॉक मिस्ट्री मूवी। इसके बाद के वर्षों में शलू छिटपुट रूप से स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिनमें व्यापक रूप से प्रतिबंधित सर्वाइविंग पैराडाइज 2008-910 कामशात कुशन द्वारा लिखित और निर्देशित शामिल है। 2001 में अगदाशलू को निर्देशक वादिम पेरलमैन की हाउस ऑफ सैंड एंड फॉग 2003-11 में बैन किंग्सले और जेनिफर कोनेली के साथ कास्ट किया गया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 12 इस प्रदर्शन के बाद फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला 24 के सीजन 4 में अगदाशलू की एक प्रमुख आवर्ती भूमिका थी, 13 जिसमें उन्होंने दीना अराज की भूमिका निभाई, जो एक अच्छी गृहिणी और मां के रूप में लॉस एंजल्स में एक गुप्त आतंकवादी थी। टाइम पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में अगदाशलू ने कहा कि हालांकि उन्होंने पहले मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में प्रचारित करने का विरोध किया था, लेकिन भूमिका की ताकत और जटिलता ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। ईरानी फिल्म विद्वान हामिद नफीसी ने सनसनीखेज फिल्म द स्टोनिंग ऑफ सोराया एम में अगदाशलू के अभिनय की आलोचना करते हुए कहा कि ईरानियों सहित मध्य पूर्व के लोगों को स्टीरियोटाइप करने वाली फिल्मों में काम न करने की उनकी प्रतिज्ञा को बदनाम करना। 14 इसके बाद की अवधि में अगदाशलू ने कई प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखला जैसे विल एंड ग्रेस, ER और ग्रे द एनाटमी में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने डॉक्टर कविता राव के रूप में एक्स-मैन, द लास्ट स्टैंड, द लेक हाउस, एलिजाबेथ के रूप में द नेटिविटी स्टोरी और द सिस्टरहुड ऑफ द ट्रैवलिंग पैंट्स 2 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। 2019 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अगदाशलू। 2008 में अगदाशलू ने लॉस एंजल्स में दूसरे वार्षिक नूर ईरानी फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक फेस्टिवल जज के रूप में काम किया, जबकि उन्होंने फिल्म द स्टोनिंग ऑफ सोरिया एम में जहरा खानम का मुख्य किरदार भी निभाया, 15 जो उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी, एक फीचर लंबाई वाली अमेरिकी फिल्म में। उसी वर्ष उन्होंने HBO की मूल मिनीसीरीज हाउस ऑफ सद्दाम में साजिदा तल्फा की भूमिका भी निभाई, जिसके लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। 12 सितंबर 2009
को जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के लिसनर ऑडिटोरियम में 1400 से अधिक लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए अगदाशलू, लेखक डॉक्टर अजहर नफीसी और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य अमेरिका आयोग में नीति के एसोसिएट निदेशक डॉक्टर की ऑडियो बुक एंड द माउंटेन्स इकोड का वर्णन किया। 19 अगदाशलू ने हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो की प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखला द एक्सपेंस में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी प्रशासन के उप अंडर सेक्रेटरी क्रिस्जन अवसाला के रूप में अभिनय किया, जो एक राजनीतिक परिवार की विरासत के स्मार्ट और भावुक सदस्य हैं, जो एक बार भी खड़े हुए बिना पृथ्वी के शासी निकाय के रैंक में ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। चुनाव के लिए एक फिल्मोग्राफी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। मिल्ली बॉबी ब्राउन, जन्म 19 फरवरी 2004, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। उन्हें नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 वर्तमान में 11 का किरदार निभाने के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। ब्राउन ने मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और इसके सीक्वल गॉडजिला वर्सेस कोंग 2021 में अभिनय किया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स मिस्ट्री फिल्म एनोला होम्स 2020 और इसके 2022 सीक्वल में अभिनय और निर्माण भी किया। 2018 में ब्राउन को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स ऑफ सूची में शामिल किया गया था, एक और उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उस समय इस पद के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। 2. प्रारंभिक जीवन। ब्राउन का जन्म माबेला, मलागा, स्पेन में हुआ था। 19 फरवरी 2004 को 4 ब्रिटिश माता पिता केली और रॉबर्ट ब्राउन से पैदा हुए 4 बच्चों में से तीसरे। ब्राउन को उनके पिता से बॉबी नाम दिया गया था। 5 उनके पिता एक एस्टेट एजेंट हैं। 6 वह अपने बाएं कान से आंशिक रूप से सुनने की क्षमता के साथ पैदा हुई थी और कई वर्षों में धीरे धीरे उस कान से उसकी सारी सुनने की क्षमता खत्म हो गई। 7-8 जब वो 4 वर्ष की थी तब वह अपने परिवार के साथ वापस इंग्लैंड चली गई और बोर्नमाउथ में बस गई। जब वह 8 साल की थी तो परिवार ऑरलैंडो, फ्लोरिडा चला गया। 9. आजीविका। 2013-2017 प्रारंभिक भूमिकाएं और अजीब चीजें। 2013 में ब्राउन ने एबीसी फैंटेसी ड्रामा सीरीज वंस अपॉन ए टाइम इन वंडरलैंड में एक अतिथि कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जो वंस अपॉन ए टाइम का स्पिन ऑफ था, जिसमें उन्होंने यंग एलिस की भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने बीबीसी अमेरिका पैरानॉर्मल ड्रामा थ्रिलर सीरीज इंट्रूडर्स में मेडिसन ओ डॉनल की मुख्य भूमिका निभाई। 10 उन्होंने सीबीएस पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक एनसीआईएस, एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली और एबीसी मेडिकल ड्रामा श्रृंखला ग्रेज एनाटॉमी में अतिथि भूमिका निभाई। 11-12 2016 में ब्राउन को नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन हॉरर श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 13 उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 14 और उन्हें ड्रामा सीरीज में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने सह कलाकारों के साथ एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 15 और एक टेलीविजन सीरीज में एक युवा अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 43वां सैटर्न अवार्ड जीता। 16 स्ट्रेंजर थिंग्स के दूसरे सीजन में 11 की भूमिका के लिए उन्हें 2018 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए अपना दूसरा नामांकन प्राप्त हुआ। 17 2016 में ब्राउन। नवंबर 2016 में ब्राउन ने सिग्मा और बर्डी के एकल फाइंड मी के संगीत वीडियो में अभिनय किया। नवंबर 2016 से वो निवेश और वित्तीय सेवा कंपनी सिटी ग्रुप के वाणिज्यिक विज्ञापनों में दिखाई दी हैं। 18 जनवरी 2017 में उन्होंने केल्विन क्लेन के बाय अपॉइंटमेंट अभियान में मॉडलिंग की शुरुआत की। 19 अगले महीने उन्हें एजेंसी आईएमजी मॉडल्स में अनुबंधित किया गया। 20 ब्राउन 2018 की गर्मियों में इतालवी ब्रांड मोंक्लर के अभियान में दिखाई दिए। 21 ब्राउन ने वोग के कवर पर भी उपस्थिति दर्ज कराई है। 22 2018 वर्तमान। उन्हें डैरेन एरोनोफ्स्की द्वारा निर्मित आभासी वास्तविकता अनुभव स्फेयर्स सॉन्ग्स ऑफ स्पेस टाइम में आवाज देने के लिए चुना गया था।
23/2018 में उन्हें टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। वो इस सूची में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। 24-25 इसके अलावा उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 2017 और 2018 की सबसे प्रभावशाली किशोरों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 26-27 उस वर्ष वो यूनिसेफ सद्भावना राजदूत नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। 28 EA गेम्स ने घोषणा की कि ब्राउन ने सिम्स 4 पॉजिटिविटी चैलेंज में भाग लेने के लिए द सिम्स 4 प्रोग्रामर्स के साथ सहयोग किया है। 29/2018 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने ब्राउन को 18 वर्ष से कम उम्र के हॉलीवुड के शीर्ष 30 सितारों में स्थान दिया। 30 ब्राउन ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत 2019 में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से की, जो 2014 की फिल्म गॉडजिला की अगली कड़ी है। 31 उन्होंने अगले सीक्वल गॉडजिला बनाम कांग 2021 में अपनी भूमिका दोहराई। 32 वह UEFA के टुगेदर वी प्ले स्ट्रॉन्ग अभियान की राजदूत बनी। 33 2019 में ब्राउन ने अपनी खुद की सौंदर्य उत्पाद श्रृंखला फ्लोरेंस बाय मिल्स लॉन्च की। ये यूके फार्मेसी बूट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉलमार्ट और कनाडा में शॉपर्स ड्रग मार्ट पर उपलब्ध है। 34 35 36 37 38 39 20 20 में ब्राउन ने द एनोला होम्स मिस्ट्रीज के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया और निर्माण किया। 40 2022 में ब्राउन ने अगली कड़ी एनोला होम्स 2 में एनोला होम्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और वैरायटी के अनुसार इस भूमिका के लिए $10 मिलियन कमाए, जो हॉलीवुड में वर्ष की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरी। 41-42 साथ ही उसी वर्ष उन्हें फैशन ब्रांड लुई वॉइटन का राजदूत बनाया गया। 43-44 ब्राउन ने सितंबर 2023 में अपना पहला उपन्यास 19 स्टेप्स जारी किया, जो उनके अपने पारिवारिक इतिहास पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास था। उपन्यास को प्यार, हानि और रहस्यों की महाकाव्य कहानी के रूप में वर्णित किया गया है। 45 ब्राउन अगले स्टार और कार्यकारी नेटफ्लिक्स के लिए फैंटेसी फिल्म डेमसेल का निर्माण करेंगे, जो डैन मेजो की पटकथा पर आधारित स्पेनिश फिल्म निर्माता हुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो के निर्देशन में होगी। 46 वो रूसो ब्रदर्स की द इलेक्ट्रिक स्टेट में भी अभिनय करेंगी, जो साइमन स्टेलेनहाग के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण है। 47 व्यक्तिगत जीवन ब्राउन 12 साल की उम्र में स्ट्रेंजर थिंग्स में कास्ट होने के बाद लोगों की नजरों में आए। 48 14 साल की उम्र में होमोफोबिक उद्धरण, जिसे ब्राउन के नाम से झूठा बताया गया, मीम के रूप में सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसे ब्राउन ने अंततः ट्विटर छोड़ने का एक कारण बताया। 49 ऑनलाइन बदमाशी के अलावा उसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और उसका यौन शोषण करने वाले लेखों का भी सामना करना पड़ा है। 48 जवाब में ब्राउन ने अपने 16वें जन्मदिन पर 2020 इंस्टाग्राम पोस्ट को इस टिप्पणी के साथ कैप्शन दिया, ऐसे का क्षण है जब मैं अशुद्धि, अनुचित टिप्पणियों, कामुकता और अनावश्यक अपमान से निराश हो जाता हूं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मेरे लिए दर्द और असुरक्षा पैदा हुई है। 50 फरवरी 2022 में ब्राउन के 18 साल के होने के बाद उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट यौन सामग्री की बाढ़ आ गई। 51 2021 से ब्राउन अभिनेता जैक बोंगियोवी के साथ रिश्ते में हैं। 52 अप्रैल 2023 में ब्राउन ने अपनी सगाई की घोषणा की। 53 अगस्त 2022 तक वो इंडियाना में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में एक ऑनलाइन छात्रा है, जो स्वास्थ्य और मानव सेवाओं का अध्ययन कर रही है। 54 ब्राउन के पास कुल 10 पालतू जानवर हैं, 4 कुत्ते, 2 बिल्लियां, बेकी और डेविड नाम के 2 कछुए, ईयोर नाम का एक खरगोश और बर्नार्ड नाम का एक गधा। 55 उनके कुत्तों में विनी नामक एक पूडल, माले नामक एक गोल्डन रिट्रीवर, पेपरोनी नामक एक मोमग्रेल और लूना नामक एक कैवपू शामिल हैं। उसके पास डॉली नाम का एक इंग्लिश मास्टिफ था, जिसकी 2020 में मृत्यु हो गई। 56 वो गोद लिए जाने में मदद के लिए पाली गई बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। मई 2023 में ब्राउन ने ब्राउन के वैश्विक लाइसेंसिंग पार्टनर IMG द्वारा बातचीत के सौदे में कैनाइन समूह की सहायक कंपनी कैनाइन पेट्स वर्ल्ड लिमिटेड के साथ एक दीर्घकालिक पालतू परिधान और सहायक उपकरण समझौते की घोषणा की। 57-58 फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां
2018 गोले, स्पेस टाइम के गीत कथावाचक आवाज की भूमिका, खंड, कोरस ऑफ द कॉस्मोस। 2019 गॉडजिला, राक्षसों का राजा मेडिसन रसेल। 2020 एनोला होम्स निर्माता भी। 2021 गॉडजिला बनाम कोंग मेडिसन रसेल। 2022 एनोला होम्स 2 एनोला होम्स निर्माता भी। 2024 युवती राजकुमारी एलोडी कार्यकारी निर्माता भी। विद्युत राज्य मिशेल डाक उत्पादन। टीबीए एनोला होम्स की शीर्षक रहित तीसरी फिल्म एनोला होम्स फिल्म की घोषणा वैसे ही की गई जैसे काम चल रहा है। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2013 एक बार वंडरलैंड में युवा एलिस 2 एपिसोड। 2014 घुसपैठिए मेडिसन ओ डोनल मुख्य भूमिका। 2014 एनसीआईएस राचल बार्न्स एपिसोड माता पिता का मार्गदर्शन सुझाया गया। 2015 आधुनिक परिवार लीसी एपिसोड क्लोजेट। आपको ये पसंद आएगा। 2015 ग्रे की शारीरिक रचना माणिक एपिसोड मुझे पृथ्वी हिलती हुई महसूस होती है। 2016 वर्तमान अजनबी चीजें 11 मुख्य भूमिका। 2020 मारिया केरी का जादुई क्रिसमस स्पेशल स्वयं टेलीविजन विशेष। वीडियो संगीत वर्ष शीर्षक कलाकार की संदर्भ। 2016 मुझे ढूंढे सिग्मा में बर्डी की विशेषता है 59। 2017 मैं तुम्हें चुनौती देता हूं XX60। 2018 गर्ल्स लाइक यू मूल खंड 2 और वर्टिकल वीडियो संस्करण मैरून 5 में कार्डी बी शामिल हैं 616263। 2018 मेरी भावनाओं में मक्खी 64। 2019 हैप्पी एनिवर्सरी क्रिसमस पर मुझे बस आप चाहिए। मारिया कैरे 65। वीडियो गेम वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ। 2018 सिम्स 4 स्वयं किसी इवेंट के भाग के रूप में निःशुल्क डाउनलोड करने योग्य पात्र निकोलस जॉन रॉबिन्सन जन्म 22 मार्च 1995 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। एक बच्चे के रूप में वो 2008 में एक क्रिसमस कैरोल एंड मैम के स्टेज प्रोडक्शन में दिखाई दिए, जिसके बाद टेलीविजन सिटकॉम मेलिसा एंड जॉय 2010-2015 में उनकी मुख्य भूमिका थी। रॉबिन्सन ने एडवेंचर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड 2015 में सहायक भूमिका निभाई और द किंग्स ऑफ समर 2013, द पांच वेव 2016, एवरीथिंग 2017 सहित कई किशोर नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। और लव साइमन 2018। तब से उन्होंने ड्रामा मिनिसीरीज ए टीचर 2020 और मेड 2021 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन रॉबिन्सन का जन्म 22 मार्च 1995 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ था। 1, 2, 3 उनके 4 छोटे भाई बहन हैं। 4 रॉबिन्सन ने शुरू में सिएटल प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन अपने नए साल के बीच में ही स्कूल छोड़ दिया और मेलिसा एंड जॉय में एक नियमित भूमिका बुक करने के बाद लॉस एंजल्स चले गए। 5-6 उन्होंने 2013 में कैंपबेल हॉल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7 उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में स्वीकार कर लिया गया और मेलिसा एंड जॉय के दूसरे सीजन पर काम करने के लिए गर्मियों में भाग लिया। करियर रॉबिन्सन ने अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत 11 साल की उम्र में चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ए क्रिसमस कैरोल के एक मंच रूपांतरण में एक भूमिका के साथ की। 8 टैलेंट स्काउट मैट कैसिला ने कुछ एजेंसियों के लिए उनकी सिफारिश की और रॉबिन्सन को अंततः लॉस एंजल्स स्थित सैवेज एजेंसी के साथ अनुबंधित किया गया। 2007-2008 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण रॉबिन्सन का परिवार वाशिंगटन वापस चला गया, जहां उन्होंने सिएटल और उसके आसपास मंच पर प्रदर्शन करना जारी रखा। 8-9 2010 में रॉबिन्सन को एबीसी फैमिली सिटकॉम मेलिसा एंड जॉय में मेलिसा जोन हॉट के चरित्र के भतीजे राइडर स्कैनलोन की भूमिका में लिया गया था, जो 2015 में इसके रद्द होने तक इस चरित्र को निभाते रहे। 2011 में मेलिसा और जॉय से अंतराल पर रॉबिन्सन ने डिज्नी चैनल की मूल फिल्म फ्रेनेमीज का फिल्मांकन शुरू किया। रॉबिन्सन ने जैक लोगन की भूमिका निभाई। फ्रेनेमीज का प्रीमियर जनवरी 2012 में डिज्नी चैनल पर हुआ। 2012 में रॉबिन्सन को निर्देशक जॉर्डन वोट रॉबर्ट्स की द किंग्स ऑफ समर में जो टॉय की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 12 उन्होंने HBO के बोर्डवॉक एम्पायर के तीसरे सीजन के दौरान ब्लू बेल बॉय एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। उन्होंने कॉक्स कम्युनिकेशंस के लिए बफर टाइम इज बॉन्डिंग टाइम नामक टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला में भी काम करना शुरू किया। 2018 में रॉबिन्सन
2015 में रॉबिन्सन ने जुरासिक वर्ल्ड में जैक मिशेल की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें व्यापक रूप से देखा गया। 13 उन्होंने उपन्यास द पांच वेव के फिल्म रूपांतरण में बेन पैरिश की भूमिका निभाई, जो जनवरी 2016 में रिलीज हुई थी। इन भूमिकाओं ने उन्हें मेलिसा एंड जॉय के अंतिम सीजन के कई एपिसोड के लिए अनुपलब्ध बना दिया, लेकिन वो अंतिम 3 एपिसोड के लिए वापस आ गए। 14 उन्होंने स्वतंत्र फिल्म बीइंग चार्ली में मुख्य भूमिका निभाई, जो निर्देशक रॉब रेनर के उनके बेटे के साथ संबंधों के बारे में एक अर्ध आत्मकथात्मक फीचर है, जिसका प्रीमियर 2015 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 15 ये फिल्म 2016 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। 2017 में उन्होंने विलियम एच. मैसी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म क्रिस्टल में अभिनय किया। 16 और एवरीथिंग में ओली के रूप में, जो इसी नाम के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। 17 2018 में रॉबिन्सन ने समलैंगिक आने वाली किशोर ड्रामा फिल्म लव साइमन में टाइटैनिक साइमन स्पियर के रूप में अभिनय किया। फिल्म को अभूतपूर्व माना गया क्योंकि यह समलैंगिक किशोर रोमांस पर केंद्रित पहली प्रमुख स्टूडियो फिल्म थी। 18 साइमन के रूप में रॉबिन्सन के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रॉबिन्सन ने खुलासा किया कि उन्होंने हाई स्कूलर्स की भूमिका न निभाने के अपने ही नियम को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने फिल्म के सांस्कृतिक महत्व को देखा था। 19 उस वर्ष रॉबिन्सन को हॉल वुड और मनोरंजन श्रेणी में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में नामित किया गया था। 20 2019 में उन्होंने रिचर्ड राइट के नेटिव सन के तीसरे फिल्म संस्करण में सह अभिनय किया। 21 2020 में रॉबिन्सन ने एफएक्स मिनिसीरीज ए टीचर में सह अभिनय किया। 22 और उन्होंने हुलू पर लव विक्टर ए लव साइमन स्पिन ऑफ टीवी श्रृंखला के नायक के लिए अपनी डीएम प्रतिक्रियाएं सुनाई और शो के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। 23 24 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स मिनिसीरीज मेड में मार्गरेट क्वाली और एंडी मैकडोवेल के साथ अभिनय किया। श्रृंखला को समीक्षकों द्वारा सराहा गया, जिसमें रॉबिन्सन को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 25 फिल्मोग्राफी। अगले दशकों में उन्होंने नाटक नोटोरियस 2009 और एक्शन फिल्मों ग्रीन लैंटर्न 2011, ओलंपस हैज़ फॉल्न 2013 और लंदन हैज़ फॉल्न 2016 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों ब्लैक पैंथर 2018, एवेंजर्स एंड गेम 2019 और ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 में रानी रामोडा की भूमिका भी निभाई। बाद के लिए उन्होंने एक और गोल्डन ग्लोब जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। टेलीविजन पर बेसेट ने लघु श्रृंखला द जैक्सन एन अमेरिकन ड्रीम 1992 में कैथरीन जैक्सन के रूप में अभिनय किया है। टेलीविजन फिल्म द रोजा पार्क्स स्टोरी 2002 में रोजा पार्क्स के उनके किरदार के लिए उन्हें उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। एफएक्स हॉरर एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 2 सीजन में उनके प्रदर्शन ने 2014 और 2015 में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। 2018 में बेसेट ने फॉक्स ड्रामा सीरीज 9 में एलएपीडी गश्त सार्जेंट के रूप में निर्माण और अभिनय करना शुरू किया। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बेसेट का जन्म न्यूयॉर्क शहर में बेट्टी जेन नी गिलबर्ट के घर हुआ था, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और सिविल सेवक थी। 4 जो एक उपदेशक के बेटे डैनियल बेंजामिन बेसेट की दूसरी पत्नी थी। 5 6 7 बेसेट का मध्य नाम उनकी चाची एवलिन के सम्मान में दिया गया था। 6 बेसेट के जन्म के 10 महीने बाद उसकी मां गर्भवती हो गई और उसके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, बेसेट की बहन डी नेट। बेसेट ने कहा कि गर्भावस्था ने केवल चीजों को कठिन बना दिया, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसे उत्तरी कैरोलिना के विंस्टन सलेम में उसके पिता की बहन गोल्डन के पास भेज दिया। जबकि उसकी चाची की अपनी कोई संतान नहीं थी, वो बच्चों से प्यार करती थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। 8 4 साल की उम्र में बेसेट को उसके माता पिता के तलाक के बाद उसकी मां ने उठा लिया था। उसकी मां उसे और उसकी बहन को सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा ले गई। 9 बेसेट ने कई वर्षों तक अपने पिता को दोबारा नहीं देखा, जब तक कि वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। वहां बेसेट की मुलाकात उसके पिता की पहली शादी से हुई बेटी जीन से हुई, जो 12 साल की थी और बेसेट से कई साल बड़ी थी। 10
जॉर्डन पार्क एलिमेंट्री स्कूल से स्नातक होने के बाद बेसेट को 7वीं कक्षा के लिए डिस्टन मिडिल स्कूल में दाखिला लेने के लिए ले जाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग शहर द्वारा अपने पब्लिक स्कूलों को एकीकृत करने के लिए औपचारिक रूप से बस स्थापित करने से 1 साल पहले उन्होंने 1970 में उस स्कूल में पढ़ाई शुरू की थी। 7वीं कक्षा पूरी करने के बाद बेसेट को 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए अजालिया मिडिल स्कूल ले जाया गया। बेसेट की मां अपनी बेटियों की पढ़ाई में अधिक शामिल हो गईं और उन्होंने दोनों से कहा कि वे कॉलेज जा एंगी। 11 अपने छोटे वर्षों में बेसेट जैक्सन 5 से प्यार में थी और परिवार समूह के एक सदस्य से शादी करने का सपना देखती थी। उन्होंने कहा कि उनकी पसंद शायद वो होगी जिसके पास उस समय का सबसे प्यारा गोल मटोल अफ्रो होगा। मेरी कल्पना में हमारे बच्चे होंगे और हम एक वास्तविक घर में रहेंगे। 10 जैसे जैसे मनोरंजन में उनकी रुचि विकसित हुई, एंजेला और उनकी बहन अक्सर अपने परिवार के लिए शो करती थीं, कविताएं पढ़ती थीं या लोकप्रिय संगीत प्रस्तुत करती थीं। 12 बोका सिएगा हाई स्कूल, जहां बेसेट ने भाग लिया और अन्य गतिविधियों के अलावा वाद विवाद टीम और छात्र सरकार के सदस्य के रूप में भाग लिया। बोका सिएगा हाई स्कूल में बेसेट एक चीयरलीडर और अपवर्ड बाउंड कॉलेज तैयारी कार्यक्रम, वाद विवाद टीम, छात्र सरकार, नाटक क्लब और गाना बजाने वालों का सदस्य था। अधिकांशतः ए और बी की छात्रा बेसेट को शारीरिक शिक्षा में अपना पहला सी मिला। उसने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि वो ग्रेड से निराश ना हो। बेसेट ने ग्रेड को औसत कहा, जिससे उसकी मां ने कहा कि उसके औसत बच्चे नहीं हैं। जैसा कि बेसेट ने बताया, उसमें गर्व की भावना विकसित हुई और कॉलेज तक उसे दूसरा सी नहीं मिला। 13 हाई स्कूल के दौरान बेसेट उस स्कूल में नेशनल ऑनर सोसाइटी में भर्ती होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। अपवर्ड बाउंड कार्यक्रम वंचित छात्रों के लिए एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संवर्धन कार्यक्रम है। बेसेट का कहना है कि वो और अन्य प्रतिभागी खुद को वंचित नहीं मानते थे। 12 बेसेट ने येल विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1980 में अफ्रीकी अमेरिकी अध्ययन में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 14 उन्होंने येल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का अध्ययन किया और 1983 में ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनकी मौसी ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। थिएटर पर उसकी येल शिक्षा बर्बाद करो। वो बेसेट के परिवार की एकमात्र सदस्य थीं जो कॉलेज और ग्रेजुएट स्कूल दोनों में गईं। 13 रेमंड एंड्रू विंस्टन WNSTN, जन्म 19 फरवरी 1957, एक अंग्रेजी टेलीविजन, मंच और फिल्म अभिनेता हैं, जिनका करियर 5 दशकों का है। मार्टिन स्कोर्सेसे और स्टीवन स्पीलबर्ग सहित कई प्रमुख निर्देशकों के साथ काम करने के बाद विंस्टन शायद अपनी हार्डमैन भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, जो आमतौर पर उनके विशिष्ट लंदन लहजे में प्रस्तुत की जाती हैं। इनमें से पहली थी दैट समर 1979, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। वो 1984 से 1986 तक श्रृंखला रॉबिन ऑफ शेरवुड में विल स्कारलेट के रूप में अभिनय करके प्रसिद्धि पा गए। विंस्टन को नील बाय माउथ 1997 में उनके प्रदर्शन के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। उन्होंने ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्मों स्कम 1979, क्वाड्रोफेनिया 1979, द वॉर जोन 1999, लास्ट ऑर्डर्स 2001, सेक्स एंड ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल 2010 में भी अभिनय किया। विंस्टन की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में सेक्सी बीस्ट 2000, रिप्ले गेम 2002, कोल्ड माउंटेन 2003, किंग आर्थर 2004, द डिपार्टेड 2006, बियोवुल्फ 2007, इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल 2008, ह्यूगो 2011, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन 2012 और ब्लैक विडो 2021। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। विंस्टन का जन्म 19 फरवरी 1957 को लंदन के हैकनी अस्पताल में हुआ था। 3-4 वो पहले कैस्टर पार्क रोड, प्लाइस्टो E13 में रहे और पोर्टवे शिशुओं और जूनियर स्कूल में पढ़े। जब वो 7 वर्ष के थे तब वे एनफील्ड चले गए और A10 रोड के ठीक बाहर एक काउंसिल एस्टेट में पले बढ़े। उद्धरण वांछित उनके पिता रेमंड जे विंस्टन 1933-2015 एक फल और सब्जी का व्यवसाय चलाते थे। 5 जबकि उनकी मां मार्गरेट नी रिचर्डसन 1932-1985 फलों की मशीनें खाली करने का काम करती थीं। विंस्टन ने बताया है कि कैसे एक बच्चे के रूप में वह अपने दोस्तों के साथ बम स्थलों, द्वितीय विश्व युद्ध के बमों के मलबे से खाली जगह पर खेला करते थे।
6 वो ब्रिम्सडाउन प्राइमरी स्कूल में शामिल हुए और बाद में उनकी शिक्षा एडमॉन्टन काउंटी स्कूल में हुई, जो उनके आगमन पर एक व्याकरण स्कूल से एक व्यापक स्कूल में बदल गया था। उन्होंने कोरोना थिएटर स्कूल में भी पढ़ाई की। वो स्कूल नहीं गए और अंततः ड्रामा में एक सीएसी ग्रेड 2 के साथ चले गए। साथ उन्होंने एक कुख्यात गैंगस्टर के साथ शुरुआती मुठभेड़ का जिक्र किया। जिस दिन रॉनी क्रे पिताजी से मिलने आया था, मैं तब भी बच्चा था, लेकिन मुझे ये कहानी इतनी बार सुनाई गई है कि मैं इसे अपने दिमाग में उभरता हुआ देख सकता हूँ। हर कोई अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर था, लेकिन फिर रॉनी ने मुझे उठाया और कुल मिलाकर मैंने उसके ऊपर पेशाब कर दिया। उसके पास एक नया मैक था जिसकी कीमत शायद कुछ बॉब थी, और मैंने इसे बिल्कुल कवर कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रोनी भड़क उठा, इसलिए सभी को पता था कि इसमें शामिल होना सुरक्षित था। 6 विंस्टन को अभिनय के प्रति प्रारंभिक आकर्षण था। उनके पिता उन्हें हर बुधवार दोपहर को सिनेमा देखने ले जाते थे। बाद में उन्होंने सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग में एल्बर्ट फिनी को देखा और कहा, मैंने सोचा मैं वो बूढ़ा आदमी हो सकता हूं। अन्य प्रमुख प्रभावों में जॉन वेन, जेम्स कॉग्नी और एडवर्ड जी रॉबिन्सन शामिल हैं। एक दोस्त की मां, जो कि एक ड्रामा टीचर थी, से अतिरिक्त ट्यूशन के पैसे उधार लेने के बाद विंस्टन मंच पर आए और एमिल एंड द डिटेक्टिव्स के प्रोडक्शन में कॉकनी अखबार विक्रेता के रूप में दिखाई दिए। विंस्टन बॉक्सिंग के भी प्रशंसक थे। अपने दोस्त विनी के नाम से जाने जाते थे। उन्हें घर पर लिटिल सुग्स कहा जाता था। उनके पिता को शुगर रे रॉबिन्सन के बाद पहले से ही शुगर के नाम से जाना जाता था। 12 साल की उम्र में विंस्टन रैप्टन एमेच्योर बॉक्सिंग क्लब में शामिल हो गए। अगले 10 वर्षों में उन्होंने 88 में से 80 मुकाबले जीते। वो 3 बार वेल्टरवेट में लंदन स्कूल बॉय चैंपियन रहे और 2 बार इंग्लैंड के लिए लड़े। इस अनुभव ने उन्हें अपने बाद के करियर के बारे में एक परिप्रेक्ष्य दिया। यदि आप 2000 लोगों के साथ रिंग में उतर सकते हैं और कोई अन्य व्यक्ति आपकी पिटाई कर सकता है, तो मंच पर चलना कठिन नहीं है। 8 नाटक को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए विंस्टन ने हैमरस्मिथ में कोरोना स्टेज अकादमी में दाखिला लिया जब वो लगभग 17 वर्ष के थे। 9,106,900 पाउंड प्रति टन पर यह महंगा था क्योंकि उस समय औसत वेतन लगभग 36 पाउंड प्रति सप्ताह था। उन्हें लंदन में थिएटर रॉयल स्ट्रेटफोर्ड में व्हाट ए क्रेजी वर्ल्ड में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली, लेकिन उन्होंने बहुत खराब नृत्य और गायन किया, जिसके कारण उनके आमतौर पर समर्थक पिता ने कहा, जब तक आप आगे हैं, इसे छोड़ दो। 11 उनकी पहली टीवी उपस्थिति 1976 में लोक प्रिय पुलिस श्रृंखला द स्वीनी के लविंग आर्म्स एपिसोड में आई थी, जहां उन्हें रेमंड विंस्टन के रूप में श्रेय दिया गया था, जैसा कि वो व्हाट ए क्रेजी वर्ल्ड में थे, और उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। एक अनाम युवा ठग। विंस्टन अपने माध्यमिक विद्यालय में प्रतिष्ठान के बीच लोकप्रिय नहीं थे, जो उन्हें एक बुरा प्रभाव मानते थे। जब उसे पता चला कि वह एकमात्र छात्र है जिसे क्रिसमस पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया, तो उसने इस मामूली बात का बदला लेने का फैसला किया। लकड़ी के एक टुकड़े में कुछ पिने ठोककर उसने उसे अपनी प्रधानाध्यापिका की कार के पहिए के नीचे रख दिया और टायर को उड़ा दिया, जिसके लिए उसे निष्कासित कर दिया गया। 9 मजाक के तौर पर वो बीबीसी के पास गए, जहां उनके सहपाठी एक ऑडिशन में शामिल थे और सचिव के साथ लट करके उन्हें अपना एक ऑडिशन मिल गया। ऑडिशन इतिहास के सबसे कुख्यात नाटकों में से एक एलन क्लार्क के स्कम के लिए था, और क्योंकि क्लार्क को विंस्टन की अहंकारी, आक्रामक मुक्केबाज की चाल पसंद थी, इसलिए उन्हें ये भूमिका मिल गई, भले ही यह एक ग्लास वेजिन के लिए लिखा गया था। रॉय मिंटन द्वारा लिखित और क्लार्क द्वारा निर्देशित यह नाटक एक युवा अपराधी की संस्था का क्रूर चित्रण था। विंस्टन को कार्लिन की प्रमुख भूमिका में लिया गया था, जो एक युवा अपराधी है जो संस्था का डैडी बनने के लिए अपने बंधकों और अपने साथी विरोधियों दोनों के खिलाफ संघर्ष करता है। कड़ी मार और अक्सर हिंसक, विशेष रूप से कुख्यात बिलियर्ड्स दृश्य के दौरान जिसमें कार्लिन अपने एक साथी कैदी को सिर पर मारने के लिए मोजे में भरी हुई 2 बिलियर्ड गेंदों का उपयोग करता है। नाटक को बीबीसी द्वारा प्रसारण के लिए अनुपयुक्त माना गया था और नहीं 1991 तक दिखाया गया। प्रतिबंधित टेलीविजन नाटक को सिनेमाए रिलीज के लिए 1979 में पूरी तरह से फिर से फिल्माया गया, जिसमें विंस्टन सहित कई मूल कलाकारों ने समान भूमिकाएं निभाईं। स्कम डीवीडी के लिए एक टिप्पणी में विंस्टन ने क्लार्क को अपने करियर पर एक प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत किया और 1990 में कैंसर से निर्देशक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। 12 जबकि विंस्टन ने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जो स्कम में उनके प्रदर्शन की हार्डमैन प्रकृति को साझा करते हैं,
उन्होंने कई अन्य भूमिकाएं भी निभाई हैं, जिनमें कॉमेडी, माथा, मीट फ्रैंक, डैनियल और लॉरेंस, और रोमांटिक लीड, फैनी और शामिल हैं। एल्विस। उनकी पसंदीदा भूमिका 2003 में इसी नाम के टीवी धारावाहिक में हेनरी अष्टम थी। उन्होंने उस समय टिप्पणी की थी, मेरे लिए एक राजा की भूमिका निभाने के लिए कहा जाना वास्तव में अच्छा है। मेरा मतलब है, मैं प्लाइस्टो का एक बच्चा हूं, और मैं इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक की भूमिका निभा रहा हूं। ये शानदार है। 13 करियर 1970-1988 टीवी श्रृंखला फॉक्स 1980 में थोड़े समय के लिए काम करने और लेडीज एंड जेंटलमैन द फैबुलस स्टेन्स 1982 में भूमिका निभाने के बाद डायने लेन, लॉरा डन और फी वेबल, स्टीव जोन्स जैसे वास्तविक जीवन के कई गुंडों के साथ पॉल कुक और पॉल सिमोनन, विंस्टन ने बर्जरैक 1983 के तीसरे सीजन के शुरुआती एपिसोड में अभिनय किया। इसके तुरंत बाद एक और बड़ा ब्रेक मिला, जब उन्हें रॉबिन ऑफ शेरवुड, जो 1984 में शुरू हुआ, में विल स्कारलेट के रूप में लिया गया। वो बेहद लोकप्रिय साबित हुए और उन्होंने इस भूमिका का आनंद लिया। स्कारलेट को पहला फुटबॉल गुंडा मानते हुए, हालांकि वो कथित तौर पर डब किए गए जर्मन संस्करण के शौकीन नहीं थे। जब श्रृंखला समाप्त हो गई, तो उन्होंने फिर से जेसन कॉनरी के साथ मिलकर काम किया, जब उन्होंने टैंक मॉलिंग में सह अभिनय किया, जिसमें अमांडा डोनोहो और मारिया विटेकर भी थे। इन वर्षों में वह कई टीवी शो में दिखाई दिए हैं, जिनमें द स्वीनी, द बिल, बून, फेली सीक्रेट आर्मी, स्टब्बी कॉलिंस के रूप में, एवर डिक्रीजिंग सर्कल्स, वन फुट इन द ग्रेव, होम टू रोस्ट से 4, EP6 शामिल हैं। मर्डर मोस्ट हॉरिड, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, माइंडर, कवानाग QC, ऑफ विडरसेन, पेट और गेट बैक, नवेली केट विंसलेट के साथ। इस अवधि के दौरान वो तेजी से थिएटर की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने 1988 में हिंकेमैन, 1994 में सम वॉइस और अगले वर्ष डीलर्स चॉइस और पेल हॉज में अभिनय किया। रे ने 1982 में मार्शा रेवेन के आई लाइक प्लास्टिक नामक डांस ट्रैक में अपना लंदन लहजा भी जोड़ा। 1990-2003 विंस्टोन को मिस्टर थॉमस में अभिनय करने के लिए कहा गया था, जो उनके दोस्त और साथी लंदनवासी कैथी बक द्वारा लिखित नाटक था। समीक्षाएं अच्छी थीं, और विंस्टन को गैरी ओल्डमैन के नाटक नील बाय माउथ 1997 में बक के साथ लिया गया। एक शराबी पत्नी पीड़क के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बाफ्टा नामांकन, दैट समर के लिए उनके सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक पुरस्कार के 17 साल बाद प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से सराहना मिली। उन्होंने फेस और द वॉर जोन में सख्त आदमी की भूमिकाएं निभाना जारी रखा। बाद वाला विषय रूप से विवादास्पद था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी जो अपनी ही बेटी का बलात्कार करता है, लेकिन वो स्पष्ट कठोरता उन्हें रोमांटिक फिल्मों में प्यार करने वाले अच्छे लोगों की भूमिका निभाने की भी अनुमति देगी। कॉमेडीज फैनी और एल्विस और देयर्स ओनली वन जिमी ग्रिम्बल। पिछले क्रिसमस में उन्होंने एक मृत व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो अब एक प्रशिक्षु देवदूत है, जो अपने छोटे बेटे को उसके शोक से निपटने में मदद करने के लिए स्वर्ग से लौटता है, जिसे टोनी ग्राउंड्स ने लिखा था। 1995 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा सीरीज द घोस्टबस्टर्स ऑफ ईस्ट फिंचली में भयावह और रहस्यमय ठाणे की भूमिका निभाई। श्रृंखला भी ग्राउंड्स द्वारा लिखी गई थी, जिनके साथ विंस्टन ने बर्थ्स, मैरिजेज एंड डेथ्स और अवर बॉय पर फिर से काम किया। बाद में उन्हें रॉयल टेलीविजन सोसाइटी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उन्होंने 2006 में ऑल इन द गेम में फिर से एक साथ काम किया, जहां विंस्टन ने एक फुटबॉल मैनेजर की भूमिका निभाई। उन्होंने होल्स्टन पिल्स विज्ञापनों की एक श्रृंखला की, जहां उन्होंने फिल्म स्कम में गढ़े गए वाक्यांश हुज द डैडी का अभिनय किया। 2000 में विंस्टन ने लव, ऑनर और ओबे में जूड लॉ के साथ अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने सेक्सी बीस्ट 2001 में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे उन्हें यूके और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से काफी प्रशंसा मिली और उन्हें अमेरिकी फिल्म उद्योग का ध्यान आकर्षित हुआ। विंस्टन ने गैल डव का किरदार निभाया है, जो एक सेवानिवृत्त और खुशहाल शादीशुदा पूर्व चोर है, जिसे एक मनोरोगी पूर्व सहयोगी, बेन किंग्सले, जिसे उसके प्रदर्शन के लिए ऑस्कर नामांकन मिला था, द्वारा लंदन के अंडरवर्ल्ड में वापस खींच लिया गया था। 2000 में उन्होंने सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित डोनमार वेयरहाउस में टू द ग्रीन फील्ड्स बियॉन्ड में अभिनय किया। 2002 में उन्होंने रॉयल कोर्ट में द नाइट हेरॉन में ग्रिफिन के रूप में प्रदर्शन किया। 2 साल बाद वो ओल्ड विक में 24 घंटे के नाटकों के लिए केविन स्पेसी के साथ शामिल हुए,
प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला जो एक ही दिन में लिखी, रिहर्सल और प्रदर्शित की गई थी। ट्रैगिकॉमिक द मार्टिन्स 2001 में बक के साथ एक संक्षिप्त भूमिका के बाद वो लास्ट ऑर्डर्स 2001 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने माइकल केन, हेलेन मिरन, डेविड हेमिंग्स और टॉम कर्टेने के साथ अभिनय किया। इसके बाद विंस्टोन को रिप्लेस गेम 2002 में मुख्य भूमिका मिलेगी, जो द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले का सेमी सीक्वल है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने लेनी ब्लू, टफ लव की अगली कड़ी और लघु द बाउंसर का अनुसरण किया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विंस्टोन को एंथनी मिंगला द्वारा अमेरिकी नागरिक युद्ध नाटक कोल्ड माउंटेन 2003 में एक भयावह होम गार्ड बॉस टीक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 2004-2012 2006 में विंस्टन। इस समय विंस्टन ने अपने लंबे समय के एजेंट माइकल विग्स के साथ साइज 9 और फ्लिक्स उत्पादन कंपनियों की स्थापना की। पहला प्रयास शी इज गॉन था, जिसमें उन्होंने एक व्यवसाय की भूमिका निभाई जिसकी युवा बेटी इस्तांबुल में गायब हो जाती है। मध्य पूर्व में अशांति के कारण फिल्मांकन रुका हुआ था। इसके बाद उन्होंने जेरूसलम में काम किया, जिसमें उन्होंने कवि और दूरदर्शी विलियम ब्लेक की भूमिका निभाई। उद्धरण वांछित विंस्टन ने अपनी एक्शन फिल्म की शुरुआत किंग आर्थर 2004 से की, जिसमें क्लाइव ओवन ने अभिनय किया। टोनी फुकुआ द्वारा निर्देशित और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित। फुकुआ ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए घोषणा की कि वो ब्रिटिश डी नीरो हैं। विंस्टन ने द मैजिक राउंडअबाउट के स्क्रीन संस्करण में सोल्जर सैम की आवाज दी थी। 2005 में वो निजी जासूसों की एक टीम के बारे में आईटीवी नाटक विंसेंट में सुरन जोन्स के साथ दिखाई दिए। वो 2006 में इस भूमिका में लौटे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी से सम्मानित किया गया। उन्होंने द प्रपोजल में 19वीं सदी के एक अंग्रेज पुलिसकर्मी का किरदार भी निभाया है, जो ऑस्ट्रेलियाई आक्रमणकारियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है। 2006 में अमेरिकी आलोचक रोजर एबर्ट ने विंस्टन को अब फिल्मों में काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक के रूप में वर्णित किया। 14 विंस्टन की गति में पूर्ण बदलाव तब आया जब उन्होंने 2005 में द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लान, द विच एंड द वॉर्डरोब में चुटीले चप्पी मिस्टर बीवर के लिए आवाज दी। विंस्टन मार्टिन स्कॉर्सेसे की 2006 की फिल्म द में दिखाई दिए। मिस्टर फ्रेंच जैक निकोलसन के आयरिश माफिया बॉस के प्रवर्तक के रूप में प्रस्थान किया। आलोचक रोजर एबर्ट ने द डिपार्टेड के कलाकारों के बीच प्रशंसा के लिए विंस्टन को चुना। उन्होंने लिखा कि अभिनेता मूसा को निर्देशित करने वाले ईश्वर के अधिकार के साथ हर पंक्ति का निवेश करते हैं। 15 उन्होंने रॉबर्ट ज़ेमेकिस की फिल्म बियोवुल्फ में शीर्षक चरित्र के लिए मोशन कैप्चर मूवमेंट और वॉइस ओवर का काम प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल में सह अभिनय किया, जो 22 मई 2008 को रिलीज हुई थी। वो द चेंजलिंग प्रेरित कंपल्शन में टेलीविजन नाटक में लौट आए, जो मूल रूप से मई 2009 में दिखाया गया था। 2009 से विंस्टन ने विज्ञापन का नेतृत्व किया है सट्टेबाजी फर्म बेट 365 के लिए। 16 उन्होंने 2020 में एक खेल प्रबंधन व्यवसाय इंटीग्रल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की सह स्थापना भी की। 17 विंस्टन ने कम बजट स्वतंत्र फिल्मों में काम के साथ हॉलीवुड प्रस्तुतियों में काम किया है। 2010 में विंस्टन ने टेमुएरा मॉरिसन के साथ फिल्म ट्रैकर में अर्जुन वैन डायमंड के रूप में अभिनय किया। 18 उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो की जगह एज ऑफ डार्कनेस रीमेक में सीआईए एजेंट डेरियस जेडबर्ग की भूमिका निभाई। 19 विंस्टन ने 2011 में ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म द हॉट पोर्ट्रेटो में अभिनय किया और अगले वर्ष 1970 के दशक के लोकप्रिय शो द स्वीनी 2012 के बड़े स्क्रीन रीमेक में अभिनय किया। 2013 वर्तमान अप्रैल 2013 में कॉमेडी क्विज शो हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू के अतिथि मेजबान के रूप में उन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि स्कॉटलैंड के मुख्य निर्यात तेल, विस्की, टार्टन और ट्रैम्प्स थे, जिसके कारण द स्कॉट्समैन में एक शीर्षक छपा जिसमें दावा किया गया कि रे विंस्टन ने टीवी क्विज शो में स्कॉट्स को आवारा कहा। दर्शकों ने ऑफकॉम और बीबीसी से शिकायत की। 2015 में उन्होंने आईटीवी के लिए 3 भाग के नाटक द ट्रायल्स ऑफ जिमी रोज में पूर्व अपराधी जिमी रोज की भूमिका निभाई। 2006 में विंस्टो न बीबीसी के टॉप गियर की श्रृंखला 8 के दौरान एक उचित कीमत वाली कार में स्टार के रूप में दिखाई दिए। 21 2015 में उन्होंने शॉन पेन के साथ द गनमैन में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उसी वर्ष विंस्टन ने रीमेक पॉइंट ब्रेक में भी अभिनय किया,
जो बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत सफल रही, हालांकि इसकी आलोचना की गई। 2018 की आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर असफल किंग ऑफ थीव्स से पहले 2017 में अभिनेता ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म जॉबॉन में अभिनय किया। 2019 में विंस्टन ने क्रिटिकल डिजास्टर द क्वींस कॉर्गी और क्रिटिकल और बॉक्स ऑफिस बम कैट्स में अभिनय किया। इसके बाद विंस्टन ने 2021 में मार्वल की ब्लैक विडो में अभिनय किया। विरासत। विंस्टन को यूके के सेमिनल स्क्रीन हार्ड नट्स में से एक के रूप में वर्णित किया गया है 23, जबकि द गार्जियन ने कहा है कि वह इतने दृढ़ विश्वास के साथ परेशान कठोर लोगों की भूमिका निभाते हैं, यह विश्वास करना आसान है कि वह अभिनय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह जॉर्ज क्लूनी को ईस्ट एंड का जवाब। 23। व्यक्तिगत जीवन। 1979 में दैट समर फिल्म की शूटिंग के दौरान विंस्टन की मुलाकात अपनी पत्नी एलेन मैककॉसलैंड से हुई। 9-6 उनकी 3 बेटियां हैं, सबसे बड़ी 2, लोइस और जैमे, अभिनेत्रियां हैं। 24 विंस्टन अपनी पत्नी के साथ रॉयडॉन, एसेक्स में रहते हैं। 6-7 वो वेस्ट हैम यूनाइटेड के कट्टर प्रशंसक हैं और उन्होंने उनकी 2009 की होम किट का प्रचार किया है। 25 विंस्टन को 4 अक्टूबर 1988 को और फिर 19 मार्च 1993 को दिवालिया घोषित कर दिया गया। 26-27 मार्च 2019 में ब्रेक्सिट के संदर्भ में विंस्टन ने बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ छोड़ने की प्राथमिकता व्यक्त की और दूसरा जनमत संग्रह आयोजित करने के खिलाफ तर्क दिया, ये कहते हुए कि इससे विद्रोह होगा, और देश ने छोड़ने के लिए मतदान किया। फिर वह है लोकतंत्र, तुम चले जाओ। 28 फिल्मोग्राफी। 1996 में बेसेट ने 1995 में 3 फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें अलग अलग समीक्षाएं मिली: वैम्पायर इन ब्रुकलिन, स्ट्रेंज डेज और वेटिंग टू एक्सेल। बाद के लिए उन्होंने लेखक टेरी मैकमिलन के साथ काम किया, जिन्होंने उसी शीर्षक की किताब लिखी थी जिसे फिल्म के लिए अनुकूलित किया गया था। स्ट्रेंज डेज में बेसेट ने लोनेट मेसन, एक ड्राइवर और अंगरक्षक की भूमिका निभाई। वैम्पायर इन ब्रुकलिन में उन्होंने रीता वेडर की भूमिका निभाई, जो एक अंधेरे रहस्य से पीड़ित एक प्रताड़ित पुलिसकर्मी थी। वह वैम्पायर इन ब्रुकलिन में एडी मफी और निर्देशक वेस क्रेवन के साथ काम करने के लिए उत्साहित थीं। बेसेट ने पहले टेलीविजन शो में क्रेवन के साथ काम किया था। 26 वेटिंग टू एक्सेल में बेसेट के किरदार बंडाइन हैरिस को उसके पति ने धोखा दिया था। बदला लेने के लिए उसने उसकी पूरी अलमारी और गाड़ी में आग लगा दी, फिर जो बचा था उसे $1 में बेच दिया। बेसेट ने ऑर्लैंडो सेंटिनल को इस फिल्म में दृश्य और उसके चरित्र का वर्णन किया। उसने कहा, बात यह है कि मेरा चरित्र सोच रहा है कि उसके पति ने उसे कैसे छोड़ दिया है। मेरे एक हाथ में सिगरेट है और मैं पी रहा हूं। मूल रूप से हम चारों वहां बैठकर पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ मजा कर रहे हैं। 22 1997 में बेसेट ने कॉन्टैक्ट में राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में अभिनय किया। 27 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने कहा कि बेसेट को राष्ट्रपति के सहायक के रूप में काफी हद तक बर्बाद कर दिया गया। 28 1998 में बेसेट ने एक बार फिर मैकमिलन के साथ मिलकर हाउ स्टेला गॉट हर ग्रूव बैक में अभिनय किया। उन्होंने 40 वर्षीय पेशेवर अमेरिकी महिला स्टेला की भूमिका निभाई, जिसे 20 वर्षीय जमैका के एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उनके प्रदर्शन के लिए वैरायटी 29 और वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। 30 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने कहा कि बेसेट का किरदार फिल्म में सबसे अच्छी चीज था और लिखा कि अभिनेत्री इस उच्च दृढ़ सुपरवुमन को इतनी तीव्रता से चित्रित करती है कि वो उसे लगभग विश्वसनीय बन देती है। 31 दोस्तों डैमसेल मूवी का इंतज़ार बहुत पहले से किया जा रहा था और ये नेटफ्लिक्स की एक तरह से टॉप मूवीज़ में से एक होने वाली हैं, जो कि एक तरह से फाइनली नेटफ्लिक्स पर 8 मार्च को रिलीज़ कर दी जाएगी। लैंग्वेजों की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इसे हिंदी इंग्लिश में रिलीज़ किया गया है, बल्कि और साथ ही साथ और भी कई लैंग्वेजों में से एक तरह से रिलीज़ किया जाना एक तरह से अभी कन्फर्मेशन नहीं है तमिल तेलुगु की, बाकी कन्फर्म ये हमें देखने को मिलने वाली है। और बहुत ही गज़ब इसके ट्रेलर से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या माल हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी और कंट्रीज़ की बात की जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हो। हर रीजनल लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराई जाएगी, हर कंट्री की लैंग्वेज में ये प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसके बारे में मैंने जितनी भी डिटेल थी आपको बता दी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।